नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस ठोड़ा प्रगति क्लासेज बयाना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत कुछ चीज़ें जैसे गणित का सामान्य परिचय, फिर आपने देखा कि गणित की उत्पत्ति के बाद में ये दो भागों में डिवाइड हुई। पहले थी राशि गणित, सेकंड थी पाटी गणित, उनके बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद में हम जो आगे बढ़े तो वहाँ से आगे रोमन और दार्शनिक दो पद्धतियाँ थी, तो हमने कुछ चर्चा रोमन पद्धति के बारे में कर ली। उसके बाद में अब जो दार्शनिक पद्धति की चर्चा करने हम जा रहे हैं, वो दार्शनिक पद्धति के लिए पहले आपको एक संख्या चार्ट के माध्यम से संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक संख्या चार्ट की, और उस संख्या चार्ट के अंतर्गत हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्याएं होती हैं अपन, वो मूलतः नंबर एक काल्पनिक संख्या, नंबर दो आती है वास्तविक संख्या, और दोस्तों जो नंबर थ्री आती है वो आती है अपन की समिश्र संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले अब इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या क्या होती है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमको काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो दोस्तों वास्तविकता क्या है इस काल्पनिक संख्या की? तो सबसे पहले जब हम काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो भैया ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, वो संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। जैसे सबसे पहले आपसे मैं बोलूं कि भाई ऐसी संख्या बताइए मुझे कि जिसका हम स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो वर्ग करने के बाद उसका नेगेटिव नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, तो कोई भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का यदि स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा धनात्मक ही आएगा। दूसरी चीज, यदि अंडर रूट के अंतर्गत हम संख्या ले लें, कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लें और उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, और कटने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर रहेगा। तो जैसे मैं कहूं भाई कि -2 को अंडर रूट में लीजिए और इसका आप क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, तो भैया स्क्वायर से रूट कटेगा। स्क्वायर से रूट जैसे ही कटेगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे गुरुजी -2 ही निकल के सामने आ जाएगा। भाई इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बच गए। तो भाई ऐसी संख्या, जो परिभाषा आपके लिए बोल रहे थे कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, तो स्क्वायर भी किया है और ऋणात्मक मान भी आ गया, तो ऐसी संख्याएं क्या रहती हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या, जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा साहब, फिर आती है वास्तविक संख्या। तो इस काल्पनिक संख्या के बाद में जो भी संख्याएं आपकी आएंगी वो सारी की सारी कैसी हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। जैसे भैया मैं बात कर लेता हूं कि गुरुजी क्या यहां पर 2 लिखता हूं मैं, तो 2 पूर्णांक है, बिल्कुल वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। क्या मैं यहाँ पाई लिख दूं, तो बिल्कुल साहब पाई भी होगी, तो वो भी कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। क्या साहब मैं यहाँ 3.25 लिख दूं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी भैया 3.25 भी एक वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। इधर आपकी बात करें, मैं कह दूं भैया sin 30 डिग्री, तो ये भी बेटा कैसा है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। मैं कह दूं भाई साहब log 10 डिग्री, तो कोई भी संख्या आप लिखिए, वो सारी की सारी संख्याएं दोस्तों कैसी हो गई? वास्तविक संख्या। अच्छा, फिर वास्तविक से आगे ये समिश्र कौन सी हो गई? जब गुरुजी ये काल्पनिक हुई, ये वास्तविक हुई, तो इनके अलावा तो कोई संख्या बची नहीं। तो भाई ये समिश्र संख्या बेटा काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होंगी वो क्या होंगी? समिश्र संख्या। जैसे उदाहरण के लिए आपसे चर्चा कर लें कि भाई ये जो समिश्र संख्या है ये क्या है? तो दोस्तों समिश्र संख्या की यदि हम चर्चा करें, तो एक तो आप काल्पनिक संख्या उठाइए और एक इधर से वास्तविक संख्या उठाइए। जैसे मैं कह रहा हूं भाई 2 मैंने बेटा ये वास्तविक संख्या ली है और इसी में आप ऐड कर रहे हो अंडर रूट -2, तो ये दोस्तों कैसी संख्या हो गई?
समिश्र संख्या हो गई, इससे आगे इसको सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। फिर साहब यहां से आगे जो वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, वो भी आपकी दो भागों में टूटेंगी, और वो दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो आपकी आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी आती है दोस्तों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों यहां से आगे जब आप परिमेय संख्या से आगे बढ़ोगे तो परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आता है? तो साहब इसके अंतर्गत आपके दो भाग होंगे। नंबर एक पूर्णांक, नंबर दो भिन्न। एक होगा पूर्णांक और दूसरा कौन सा होगा? भिन्न। दोस्तों पूर्णांक में बात करें तो आपकी सभी ऋणात्मक जैसे -3, -2, -1, ये दोस्तों सभी ऋणात्मक संख्या हो गए या ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और भैया इधर बात करें तो 1, 2, 3 ये अनंत तक आपके कैसे पूर्णांक हैं? धनात्मक। और इनके साथ में बेटा बीच में किसको शामिल कर दें अपन? 0। तो ये सब के सब क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। अच्छा, शून्य एक मध्यस्थता का काम कर रही है यहाँ पे। इधर से देखें तो इधर आपके सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, इधर देखें तो आपके सब के सब कैसे हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। अब साहब यहां से आगे आप लोग जाओगे तो दोस्तों यहां से आगे पूर्णांक से आपकी देखो, आप जो संख्या पढ़ते हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं आपकी कौन सी संख्या होंगी दोस्तों? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अच्छा साहब प्राकृत संख्याओं में गुरुजी यदि 0 को शामिल कर दिए तो ये क्या हो गए भैया? पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अच्छा साहब इधर से आपने देखा कि गुरुजी ये भी शामिल हो गई, और भैया इसके बाद में यहां से आगे अगर आप जाओगे तो ये जो आपकी सभी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चीजों को, दोनों पूर्णांकों को यदि शामिल कर दे तो बेटा ये क्या कहलाता है? फिर आपका पूर्णांक कहलाता है। इधर साहब भिन्न की बात करें तो भिन्न की बात करें, जैसे भिन्न जो होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं, जैसे आपसे मैं चर्चा करूं थोड़ी भिन्न के बारे में। भिन्न भी बेटा मूलतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और नंबर 3 रहती है आपकी दोस्तों मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब साहब इसकी चर्चा कर लें थोड़ी सी, कौन सी उचित रहेगी, कौन सी अनुचित रहेगी, कौन सी मिश्रित रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो, जैसे 2/5, ऐसे पूर्णांक होंगे जिसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो वो कौन सी भिन्न होगी दोस्तों? उचित भिन्न होगी। इसके जस्ट अपोजिट ये है, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा, वो आपकी कौन सी रहेगी? अनुचित भिन्न रहेगी। भैया मिश्रित क्या हुई? तो राजाओं मिश्रित की यदि हम बात करें तो मिश्रित के अंतर्गत से यहां से जैसे आपको एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न, क्या बोलेंगे दोस्तों? एक तो पूर्णांक और एक दोस्तों साथ में इसके उचित भिन्न। इन दोनों भिन्नों के मेल से जो भिन्न प्राप्त होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जैसे आप पूर्णांक के लिए 2 ले लेते हैं, उचित भिन्न के लिए 2/5 ले लिया, तो आपकी मिश्रित भिन्न क्या बन गई दोस्तों? 2 सही 2/5। यदि मैं कहूं क्या उचित भिन्न को अपन साधारण भिन्न में परिवर्तित करें, सॉरी मिश्रित भिन्न को यदि हम किस में चेंज करें? साधारण भिन्न में, तो दोस्तों क्या बनेगा? 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5। अब दोस्तों 12/5 कौन सी भिन्न में पहुंच गई है? दोबारा से आपकी किस भिन्न में आ जाएगी प्यारे दोस्तों? अनुचित भिन्न के अंतर्गत। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी अनुचित भिन्न होगी
वो हमेशा कौन सी भिन्न रहती है? मिश्रित भिन्न रहती है। या बोल सकते हैं कि सभी अनुचित भिन्न कैसी होती हैं दोस्तों? मिश्रित भिन्न। आप इसको कैलकुलेट कीजिए आगे, देखो एक बार कैलकुलेट करके देखिए इसको। भाई इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1/2, 2 सही 1/2 के रूप में लिख सकते हैं आप किसको? अनुचित भिन्न। अब इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए तो ये कौन सी भिन्न में परिवर्तित हो गई? मिश्रित भिन्न में। अच्छा इसको सॉल्व करें गुरुजी तो आगे क्या जाएगा? तो फिर बेटा ये दशमलव भिन्न में जाएगी, और दशमलव भिन्न में फिर आप अलग पार्ट हो जाएंगे। जैसे दशमलव भिन्न के भी भाग रहते हैं, एक तो शांत एक अशांत। तो शांत दशमलव का तो मतलब ये है कि अब दशमलव के बाद निश्चित स्थान पर जाके वो शांत हो गई। अशांत का मतलब अशांत में भी 2 पार्टों में टूटेगी, एक अशांत आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति में किसी भी अंक या अंक समूह की आवृत्ति होगी, जबकि जो अशांत अनावृत्ति होती है वो भिन्न हमेशा किस में जाएगी? अपरिमेय के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहां तक आप जो पहुंचे ये तो इन संख्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। फिर साहब आप लोग शून्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे चल के। यहीं से आपकी संख्या निकलेंगी, सम विषम प्राकृत भाज्य अभाज्य, बहुत सारी संख्या निकल के आएंगी इनसे। तो इन पूर्णांकों से ही आगे चल के बहुत सारी कहानियां आने वाली है, तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। पहले आपको बिल्कुल एक सेकेंड्स से अपन जो चल रहे हैं वो सेकेंड्स की पूर्ति करनी है आपको बिल्कुल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी 2 पूर्णांक जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे संख्याएं कैसी होंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कोई भी प्रतीक चिन्ह ले लीजिए, जैसे पाई, बेटा पाई है। अच्छा पाई के लिए आप कहेंगे गुरुजी पाई का मान तो 22/7 होता है और भिन्न बन गई 22/7, तो 22/7 तो फिर परिमेय संख्या के अंतर्गत आनी चाहिए जब आप भिन्न को इधर पढ़ा रहे हो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7। अगर एग्जैक्ट मान होता तो फिर ये भी यही होती मेरे भाई। पाई हुई, या मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसे गणितीय एवं भौतिकीय चिन्ह जिनका मान हम लगभग में लेते हैं, लगभग में मतलब एग्जैक्ट मान पता नहीं है लेकिन उसके आसपास का जो मान है वो ले लेते हैं, तो भाई साहब वो संख्याएं सारी की सारी कैसी होंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या होंगी। फिर यहां से आगे आपकी कोई भी वर्ग अंडर रूट में ऐसी संख्या दे दूं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मैंने दिया √5, क्या √5 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी कैसी संख्या होगी? फिर अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों मैं आपको कहता हूं √15, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी कहां रहेगी? इसके अंतर्गत रहेगी। या भैया मैं आपसे बोल दूं कि जैसे आपसे लिखा 1.3246 और डॉट डॉट, क्या यहां पर किसी संख्या के या अंक की या अंक समूह की आवृत्ति हुई है? क्या आवृत्ति नहीं हुई है तो मेरे भाई आवृत्ति नहीं होगी तो बेटा वो भी संख्या कहां जाएगी? अपरिमेय के अंतर्गत जाएगी। अच्छा इधर जैसे इसकी चर्चा करें तो यहां साहब जो डेसिमल वाली संख्या है वो कैसी रहेंगी? जो दशमलव वाली संख्या है क्या सब की सब इसमें आएंगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उचित भिन्न को आप जब भी सॉल्व करोगे तो वो हमेशा क्या देगी? डेसिमल में देगी आपको आंसर। तो डेसिमल से आप लोग देखो 2 पार्टों में टूटेगी। यहां से जैसे मैं यहीं से ले जाता हूं इसको कि भाई साहब ये आपकी 2 भागों में टूटनी है। तो देखो दोस्तों एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है प्यारे दोस्तों अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब आप शांत और अशांत के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो। जैसे अपन बोलते हैं कि यार हमारे पास में वो चीज थी खत्म हो गई या शांत हो गई, तो भाई शांत होने का मतलब वो टर्मिनेटर पूरी तरह शांत है, बिल्कुल आगे उससे कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैं कहूं आपके लिए 25/4 लिखा आपने भाग दिया 6.25 बार भाग गया और पूरी तरह भाग जाके शांत हो गया, शेषफल 0 बच गया। जब किसी संख्या को हल करने पर डेसिमल के बाद में 0 शेषफल आ जाए तो समझ लेना वो कैसी भिन्न है?
शांत दशमलव है। अच्छा, शांत दशमलव लाने के लिए क्या भिन्न के हर का मान कुछ एग्जैक्टली होता है? तो बिल्कुल होता है मेरे दोस्तों। जब तक किसी भी भिन्न के हर का मान 2 या 5, इनके अलावा 2 की पावर n गुना 5 की पावर n, कोई समान पावर भी हो सकती है, या प्यारे दोस्तों यहां से आगे आप जाओगे तो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, ये पावर भी अलग अलग हो सकती है। तो जब तक मेरे भाई यहां पर 2 या 5 हो या फिर इनके कोई गुणज हो तो ही भिन्न शांत होगी, अर्थात 100% कह सकते हैं कि वो भिन्न कैसी होगी? अशांत होगी। अच्छा, अशांत भी आगे चल के भाई 2 भागों में टूटेगी। एक तो भैया आवृत्ति और एक राजाओं कौन सी होगी? अनावृत्ति। अनावृत्ति, एक अशांत आवृत्ति होगी, एक अशांत अनावृत्ति होगी। अच्छा, आवृत्ति वाली भिन्नों में क्या होगा? जैसे दोस्तों इसको हम यहां डिस्कस करते हैं। देखो, आवृत्ति के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि 10 में आप 3 का भाग दीजिए, तो दोस्तों आप कहेंगे गुरुजी 3.333, ये अनंत तक चलता रहेगा, कभी भी ये शांत होगा ही नहीं। तो दोस्तों जब ऐसी संख्या में आप देख रहे हैं कि 3.33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लोग बार के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। और जो भी बार वाली संख्या है उसको यदि आप लोग पुनः भिन्न में बदलोगे तो भैया वो संख्याएं कैसी हो जाएंगी? आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी। और फ्रैक्शन में जब कोई चीज बदली गई है तो मेरे भाई वो कौन सी होगी? फिर आपकी परिमेय होगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज आई जैसे मैंने आपको लिखा था ये वाला, क्या गुरुजी हम इसको पुनः भिन्न में नहीं बदल सकते? तो दोस्तों क्या आपको पता है 8 के बाद अगला अंक कौन सा है? नहीं। क्या आपको यह पता है कि 8 ही आएगा आगे? क्या आपको यह पता है कि 8 के बाद कोई 5 अंक हैं या 6 अंक हैं या 10 अंक हैं या 50 अंक हैं? ना आपको पता, ना दोस्तों मेरे को पता। ऐसी स्थिति में आप लोग करेंगे क्या कि भैया यहां से आप लोगों को जब कोई भिन्न 3 डिजिट तक देखिए, ज्यादातर 3 डिजिट के बाद में यदि कोई अंक, एक अंक या अंक समूह रिपीट हो रहा है, तब तो आप लोग कह सकते हो कि गुरुजी इसको हम भिन्न में पुनः बदल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जब अलग अलग अंक की अनंत तक अलग अलग अंक आए तो वो बेटा अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न रहती है। अब अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न को आप लोग उसको पुनः भिन्न में बदल नहीं सकते। और जब जो चीज पुनः भिन्न में नहीं बदली गई है वो भिन्न कहां रहेगी? फिर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रहेगी। यह आपकी यहां से इनकी स्थिति हुई। अब साहब यहां से आगे आप जाओगे तो बेटा यहां से आपकी बहुत सारी संख्याएं आएंगी निकल के। जैसे प्राकृत संख्या है, तो भैया क्या होती है प्राकृत संख्या? ऐसी संख्या जो, या ऐसे अंक जिन्हें हम किसी भी चीज को गिनने के लिए उपयोग में जिनको लेते हैं। जैसे किसी चीज को, जैसे मैं आपकी संख्या को गिनूं तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गिनने होंगे। या फिर आप लोग कभी ऐसे गिनते हैं क्या 0 1 2 3? नहीं, गलत होगा। क्योंकि बेटा हमेशा किसी चीज को गिनने के लिए यदि आप उपयोग में ले रहे हो तो वो कौन सी संख्या होंगी दोस्तों? आपकी प्राकृत संख्या होंगी। फिर इसके बाद यदि आप आगे जाओगे तो फिर आती है गुरुजी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण क्या है भैया? कोई बच्चा होता है, उसके एक लालसा प्रकट रहती है, जैसे उसने 1 से 9 तक के जो डिजिट पढ़े होंगे तो उसके दिमाग में यही आया होगा कि भाई 1 से 9 तक की यही हमारी गणित है। लेकिन ये अंक दिए किसने थे? यूनानियों ने। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसने दिए? यूनानियों ने। अच्छा, 1 से 9 तक यूनानी दिए। फिर आपके जैसे ही 10 ये शून्य आपके क्षेत्र में आई या आपके इस गणित में शामिल हुई तो भैया ये संख्याएं आगे बढ़ी, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आगे तक बढ़ती गई। तो बच्चे ने सोचा यार क्या ये 0 के आने से क्या ये पूर्ण हो गई? तो बाकी दिमाग में तो यही था, किसी बच्चे को कोई चीज की डिमांड होती है और वो चीजें मिल जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो चल जाता है कि भाई मेरा काम तो हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या इसके आगे 0 लगाने से ये भाई साहब सारी की सारी संख्याएं आ गई। तो वहां ने सोची कि बिल्कुल साहब ये संख्या कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। लेकिन फिर दिमाग में तुम जानो बच्चों की तो लालसा रहती है कि भाई ये चीज चलो 0 आने से हमारा कंप्लीट काम हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, फिर उसने दिमाग लगाया कि 0 आ गई, इधर पॉजिटिव नंबर ये चल रहे हैं, क्या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते?
तो बिल्कुल साहब, तो बेटा नेगेटिव नंबर आपके यहाँ से आगे इधर आप जाओगे तो -1, -2, -3, इस तरीके से ये नेगेटिव नंबर इधर अनंत तक गए। तो उसने सोचा कि यार ये तो और भी कहानी बढ़ गई। तो जब जैसे ही नेगेटिव नंबर उसने ऐड किए इधर की साइड, तो उसने दे दिया कि भाई साहब अब पूर्णांक हो गया, मतलब पूर्ण हुआ में पूरी तरह। तो आपने देखा एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि भाई जैसे आपके एक तो पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक और एक आपका था प्राकृत। अच्छा भैया, कैसा डायग्राम सेट करोगे आप लोग वेन डायग्राम के अंतर्गत? तो बेटा वेन डायग्राम के अंतर्गत आप जानते हैं सबसे पहले जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी दोस्तों प्राकृत संख्या। जैसे यहां तो बना देता हूं मैं, ये आपके प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आपके हो गए। फिर साहब इससे जस्ट आगे जाओगे, इसमें जीरो शामिल हो गई। तो दोस्तों जैसे ही इसके जीरो लगी तो भाई साहब उसने सोचा ये होल नंबर हो गया कि पूरी तरह हो गई। इनको आप लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनको होल नंबर बोलते हैं और इनको इंटीजर बोला जाता है, आई। तो भैया ये नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुए, और जैसे ही उसने भाई साहब नेगेटिव नंबर उसमें ऐड किया तो प्यारे दोस्तों ये फिर उसने क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया पूरा। तो ये इस तरीके का वेन डायग्राम था उसका कि सबसे पहले, अब आप चाहें तो भले चेक कर सकते हैं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। 100% सत्य बात है, क्योंकि भाई पूर्णांक में तो सभी आ रही है। या मैं आपसे कहूं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है भाई साहब। मैं इधर से चले बाहर से अंदर, जैसे कुछ यहां से अगर अंदर जाओगे कुछ पूर्णांक नेचुरल होते हैं, बिल्कुल होते ही है। इधर से देखें होल, तो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से आपकी ये पूरी कहानी इस संख्या चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताई है। इसके बाद में जो अगली क्लासें होंगी वहां से आपकी मूलतः जो संख्या है प्राकृत पूर्ण, इनके एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे तक भाज्य, अभाज्य, सम, विषम सारी संख्याएं निकल के आपके सामने आएंगी। हालांकि सारी एक एक चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। रेगुलर क्लास देखते रहें। बाकी आपको एक सूचना देनी है, 1 सितंबर से प्रगति क्लासेज बयाना में अग्निवीर का ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी अपने साथी, यार, दोस्त, मित्र जो भी हैं सबको आप एक बार अवगत कराएं। जिसका भी फौज में जाने का सपना हो वो एक बार इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।